नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और बिहार के तमाम अपडेट खबरों को लेकर मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त राजधानी पटना से आ रही है, जहां नाले में गिरकर 3 साल की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई है। सचिवालय थाना क्षेत्र की यह घटना है। हार्डिंग रोड की 15 नंबर गुमटी के पास यह हादसा हुआ है। नाला पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि परिजनों ने किसी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज अब तक नहीं कराई है। तो देखिए, एक और जान चली गई नाले में। एक बच्ची के गिरने से 3 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई है और नाला पार करने के दौरान यह हादसा हुआ है। पटना से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नाले में गिरकर मासूम की मौत हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गर्दनीबाग इलाके में, रोड नंबर 15 में, और हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये नाले को आप देखिए, और ये एक नाला भर नहीं है, बल्कि अब इसे हम मौत का नाला बोले तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि परसों देर रात एक छोटी सी मासूम बच्ची जिसकी उम्र 3 से 4 साल की होगी, इसी नाले में गिरकर उसने अपनी जान गंवा दी। और लापरवाही किसकी, ये खुला हुआ नाला क्यों छोड़ा गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस घर में वो छोटी सी बच्ची रहती थी, ठीक हमारे पीछे आप देखिए वो झोपड़ी जो नजर आ रहा है, उसी झोपड़ी में वो बच्ची रहती थी। और कब वो बाहर निकली और कैसे यहाँ पे उसके पैर फिसले और उसके बाद इसी पानी में डूबकर, इसी नाले के पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। बेहद हैरान करने वाली बात है कि एक आबादी रहती है यहाँ पे और नाला, खुला हुआ नाला छोड़ा गया है जिससे सर का पानी बाहर की ओर जाता है। लेकिन सवाल है कि इस नाले को खुला हुआ क्यों छोड़ा गया और उस बच्ची के मौत का जिम्मेवार कौन है। हमारे साथ तो छोटी सी मासूम बच्ची के परिजन है। कैसे क्या घटना घटा था? घटना घटा तो हम लोग थे नहीं, और बच्ची निकला घर से, पानी पिछला गिर गया। हा? अच्छा, ये पीछे वाला घर है? हाँ, ये वाला घर हमारा। हाँ। कितना उम्र होगा बच्चे का? 2 साल। अच्छा, 2-3 साल की बच्ची थी। हाँ। मतलब घर से बाहर निकली उस समय कोई देखा नहीं था? ना, कोई नहीं देखा। अच्छा, क्या हुआ था फिर? निकला घर से, अंगवाल सुतल था, अब उसका माई घर बाहर निकल गया, पता नहीं चला कखनी। आदमी तो खोजहाट लगे गया सकरो। तो कल मैंने टाइम हुआ ना, तो हम लोग खोजने लगे हैं, तो उधर गेट है, उधर पार्क में मिला। अच्छा, पार्क के पास जो आगे नाला चला जाता है? हाँ, आगे इको पार्क के पास जाता है ये नाला। और ये आगे इको पार्क के पास ही उस छोटी सी बच्ची का शव मिला है। और हैरान करने वाली बात है, ये घटना कितने बजे की है? 6 बजे, शाम में 6 बजे का। हाँ। शाम में 6 बजे एक बच्ची यहाँ पे गिरती है और इस पानी में डूबती है और उसकी मौत हो जाती है। और उसकी जानकारी देर रात तक मिलती है, जब घर वाले लगातार जब खोजने के लिए निकले तब 9 बजे मिला है। तो 9 बजे के आसपास। हाँ, 9 बजे मिला सुबह। सुबह 9 बजे। हाँ। अच्छा, दूसरे दिन सुबह में 9 बजे मिला? हाँ, शाम में गिरा, दूसरे दिन मिला। तो शाम में 6 बजे वो लड़की गिरती है, छोटी सी मासूम बच्ची, और 9 बजे दूसरे दिन सुबह में उसका बॉडी मिलता है। तो जाहिर सी बात है, लापरवाही किसकी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस खुले हुए नाले को यूं छोड़ना, और खासकर जब यहाँ पर बस्ती बस्ती है, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो नाला खुला हुआ था और इसी खुले नाले ने इस बच्ची को ले लिया। वहां से रोज मंत्री, विधायक और बड़े बड़े अधिकारी भी गुजरते हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि खुले नाले की तरफ आखिर किसी की नजर क्यों नहीं गई। जब यहां से तमाम वीआईपी जाते हैं तो उनकी नजर इस खुले नाले पर क्यों नहीं पड़ी। मासूम की मौत पर यह सवाल उठ रहे हैं कि खुले नाले को ढकने की आखिर कोशिश क्यों नहीं की गई और मासूम बच्ची की मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। और एक सवाल यह भी कि दोषियों के खिलाफ आखिर अब तक मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ है। और पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि पटना नगर निगम की आखिर नींद कब खुलेगी और इसके अलावा प्रशासन जो है कब कुंभकर्णी नींद से जागेगा। कई सवाल है जिनका जवाब लेना भी जरूरी है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए इसी खबर पर। आनंद, अब यह घटना जब सामने आई है, मंगल तालाब की घटना याद आ गई, पुनाई चक के उस नाले की घटना याद आ गई जहां दीपक की मौत हुई थी और मंगल तालाब में डूबकर एक बच्ची की मौत हुई थी। आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब? ये खुले नाले कब तक लोगों की जिंदगी लेते रहेंगे? बच्चियों, मासूम बच्चों की जान जाती रहेगी। क्या कोई जवाब दे पाएगा इसका? देखिए अनुप, आपने बिल्कुल सही कहा कि कब तक ये नाले लोगों की जान लेते रहेगा, और जाहिर सी बात है ये मौजूद सवाल है। देखिए, हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त राजीव नगर नाले के पास हैं और इस नाले से इस नाले के बगल से जो सड़क दिख रहा है, वहाँ पे सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग जाते हैं। और इस नाले में भी कई लोग गिरने की वजह से कई लोगों बुरी तरीके से घायल हुए हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। तो जाहिर सी बात है ये नाला भी खतरनाक नाला, और पटना में ऐसे कई नाले, अगर आप
मंदिरी नाला और सैदपुर नाला, जिस नाले पर बिहार सरकार ने तय किया है कि उसके ऊपर सड़क बनाया जाएगा, लेकिन उसके अलावा पटना में कई ऐसे खुले नाले हैं जहां से बड़ी आबादी गुजरती है सड़क बनने की वजह से, तो जिसमें कई बार दुर्घटनाएं घटती है। और सवाल इसीलिए उठता है कि भाई पटना के खुले नालों को कवर क्यों नहीं किया जा रहा है, और ये सवाल बहुत मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार बिहार सरकार ये दलील देती है कि नाले को कवर नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त पटना में 9 बड़े नाले हैं अनूप, और उसमें से 2 नाले को ढकने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन राजीव नगर नाले जैसे कई ऐसे नाले हैं जो खुले हुए नाले, देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और इन्हीं की जुबानी आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वाकई इस तरह के खुले नाले कितने खतरनाक होते हैं। इस नाले में कभी घटना घटी है क्या? हाँ घटी हुई है। वहाँ आर्मी का एक रिटायर्ड थे, वो गिर के नाले में मर गए। कैसे? वो जब साइकिल से जा रहे थे और देख ही रहे हैं साइड लेने में वो कजरी से भिगा गए, भिगाने के बाद में उनकी मौत हो गई। अच्छा, ये मतलब ऐसा घटना घटते रहता है? आनंद, बिल्कुल ऐसी घटनाएं जब जब हुई, चाहे दीपक की बात करें या फिर मंगल तालाब में जिस बच्ची की मौत हुई थी, उस दौरान भी यही कहा गया कि ऐसे खुले नाले को ऊपर से कवर किया जाएगा या फिर इसके अगल बगल ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि यहाँ कोई हादसा ना हो, लेकिन होता कुछ नहीं है, ढाक के पास सब कुछ हो जाता है। चलिए आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर और बात कैमूर की करते हैं, जहां 3 लोगों की हत्या हो गई है। पत्नी समेत 2 बच्चों की काटकर हत्या की गई और पति पर ही धारदार हथियार से काटने का आरोप लगा है। हत्या के मामले में आरोपी पति को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। भभुआ के सोन डिहरा गांव में ये बड़ी वारदात हुई है। तो कैमूर से बड़ी खबर, जहां 3 लोगों की हत्या हुई है। पति ने ही अपनी पत्नी और 2 बच्चों की काटकर हत्या की। हत्या के मामले में हालांकि पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त कैमूर से आ रही है। हमारी लड़की को एक खुशी नाम की लड़की और एक लड़का जो है उसका नाम है शिवम। उसका देखे तो एक लड़की का डिलीवरी होने वाला है इसी महीने में, उसका भी सब कत्ल करके सुलाया गया है। कौन हत्या किया है? हत्या करने वाला बाबूलाल, साजिश नहीं, लाल बाबू। कारण अस्पष्ट है, हत्या हुई है जी। इसमें जो अभियुक्त है पति लाल बाबू, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा जा रहा है। सर काहे खातिर मतलब हमार तबियते ठीक नहीं रहे। हाँ अभी मार दिले है लड़का पर कुल के कौन बचन मतलब कब लड़का के मार दिले है? सब खत्म कर वो लड़का लड़की? हाँ, एक लड़का एक लड़की। का कारण रहे खाए खातिर का चीज संबंध? मैंने जैसे ना कि जानता नहीं दिमाग में कैसन तो चीज हट में देखा थी हम कैसन भर। अच्छा, वही से मार दिले है। और अब बात बिहार को मिलने वाली बड़ी सौगात की। सीएम नीतीश कुमार आज बिहार के लोगों को कई सड़कों की सौगात देंगे। भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल माध्यम से सड़क का उद्घाटन करेंगे, जिसमें पहली सड़क अकबर नगर से अमरपुर को जोड़ेगी तो दूसरी सड़क भागलपुर के घोघा से बांका के पंजवारा को जोड़ेगी। इस सड़क के बन जाने से राहगीरों की सफर आसान होगी, साथ ही समय की बचत भी होगी। उधर मधेपुरा के बिहारीगंज बाईपास का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकार्पण करेंगे। इसे लेकर रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारी तैयारी में लगे हैं। लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण SH91 के पार्ट के रूप में किया गया है। इसकी लागत 64 करोड़ रुपए है। बाईपास सड़क के निर्माण से मधेपुरा के दोनों अनुमंडल की जनता को इसका लाभ मिलेगा। ये सड़क बिहारीगंज मुख्य बाजार की जाम की समस्या से भी लोगों को राहत देने का काम करेगी। तो बिहार को आज कई सड़कों की सौगात मिलने वाली है। सीएम नीतीश कुमार आज 4 स्टेट हाईवे का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे और साथ ही सीएम 31 अगस्त को अशोक राजपथ के डबल डेकर का भी शिलान्यास करने वाले हैं। बिहार में सड़कों का तेजी से जाल बिछाया जा रहा है। इस पर पथ निर्माण मंत्री से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बिहार में सड़कों का जाल बिछे, इसके लेकर नीतीश सरकार लगातार प्रयास में लगी हुई है और इस वक्त हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन है और आज 4 स्टेट हाईवे का उद्घाटन भी होना है। सर, आज क्या कुछ कार्यक्रम है आज बिहार के लिए, क्यों महत्वपूर्ण है सड़कों के मामले में? आज करीब 200
किलोमीटर की 1.5-200 किलोमीटर की योजनाओं का आज माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, जिसमें 4 प्रमुख एसएच है, जिसमें एसएच 102 जो बीटा बक्सर जगदीशपुर के रास्ते को जोड़ेगा और सोन नदी के किनारे का एक अलाइनमेंट है। इसके साथ साथ अकबरपुर जो वीरपुर का एक अलाइनमेंट है जो SH 84, फिर SH 85 और 102 95, तो ये 4 SH का काम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और करीब 1.25 किलोमीटर की SH का जितना वाइडनिंग का काम किया गया, तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही है कि बिहार को किसी भी इलाके से 5 घंटे में हम पटना पहुंच सके, उस कल्पना पे हम लोग काम कर रहे हैं और विभाग ने उसी क्रम में आज 4 SH का उद्घाटन है। और आने वाले समय में जो हम लोग और SH करीब 2800 करोड़ की योजनाओं का ADB से जो मंजूरी मिली है, उसको भी अगले महीने तक हम लोग निविदा के करने की स्थिति में रहेंगे। अच्छा सर, अशोक राजपथ से भी एक सड़क निकलने वाली है, वो क्या है योजना? डबल डेकर फ्लाईओवर है जो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के इलाकों के सामने से गुजरेगा अशोक राजपथ से और सीधे महिंदू तक जुड़ेगा, जिसमें PMCH को भी उससे जोड़ा गया है। और डबल डेकर फ्लाईओवर का जो सबसे बड़ा फायदा है कि दोनों लेयर पे हम लोग का चूँकि काफ़ी संकीर्ण रहा है अशोक राजपथ, तो अशोक राजपथ पे एक अल्टरनेट सड़क पूरी तरह से ले गए ताकि नीचे के व्यवसायियों को भी व्यवसाय में भी दिक्कत नहीं हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि PMCH में जो लोगों को जाने में परेशानी होती थी, उससे भी जाम से मुक्ति मिलेगी। इधर पटना में आज क्राइसिस मैनेजमेंट की अहम बैठक होने वाली है और बैठक में अनलॉक 6 की तैयारियों पर चर्चा होगी। सीएम आवास के बाहर से देखिए हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कोरोना के 3rd वेव की आशंका के बीच बिहार सरकार अनलॉक 6 की 26 अगस्त को इसकी मियाद खत्म हो रही है और आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में ये तय हो जाएगा कि में क्या कुछ ढिलाई देनी है या फिर क्या कुछ कड़ाई करनी है। लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण का मामला काफ़ी कम हुआ है, उसके बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कई सारी और रियायतें मिल सकती है। उसके पहले स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और खासकर इस बार जो आशंका जाहिर की जा रही है कि बच्चों पे इसका असर पड़ सकता है, इसको लेकर पीकू अस्पताल से लेकर ऑक्सीजन तमाम तरह की तैयारियां लगभग पूरी कर दी गई है और स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रखा गया है। तो जाहिर सी बात है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वरीय अधिकारियों के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर सकते हैं और उस बैठक में अनलॉक 6 को लेकर तैयारी की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात नजरें इस बात पर लेकर टिकी हुई है कि धार्मिक स्थल को बंद किया गया है और धार्मिक स्थल को लेकर क्या कुछ फैसला होने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही कई सारे और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि पंचायत चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है और उसमें भी बड़ी संख्या में लोग निकल सकते हैं घर से बाहर या फिर कई सारी एक्टिविटी होती है। तो इस बीच में ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अनलॉक 6 में कई और रियायत दी जा सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नजर टिकी हुई है धार्मिक स्थलों को लेकर कि बिहार सरकार धार्मिक स्थलों को लेकर अनलॉक 6 में क्या कुछ फैसला करती है। तो नजरें टिकी हुई है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के बैठक पर कि उस बैठक में अनलॉक 6 को लेकर क्या कुछ फैसला होता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अब बात पंचायत चुनाव की। बिहार में गांव की सरकार बनाने के लिए 11 चरणों में मतदान होंगे। 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले पंचायत चुनाव की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कर दी गई। इसके साथ ही प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसा पहली बार होगा जब बिहार के पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। 6 पदों के लिए होने वाले इस चुनाव में 6 करोड़ 38 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार में कुल 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक होने वाले पंचायत चुनाव में 6 करोड़ से अधिक मतदाता 10 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। 8072 मुखिया के पदों के लिए चुनाव होंगे। 9.28 करोड़ हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें से 6.38 करोड़ हमारे वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं। और जैसे कि मतदान केंद्र हमने बताया कुल 1,13,891 मतदान केंद्र। तो गांव की सरकार बनाने के लिए कुल 11 चरणों में होने वाले बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। 4 पदों के लिए ईवीएम जबकि 2 पदों के लिए बैलेट बॉक्स से मतदान कराया जाएगा। मुखिया सहित 6 पदों के लिए पंचायत चुनाव होंगे जिसमें कुल 8,072 मुखिया के पदों का चुनाव किया जाएगा।
6 करोड़ 38 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,13,891 है, जबकि 7 प्रखंडों में 2 चरण और बाकी सभी प्रखंडों में 1 चरण में पंचायत चुनाव होंगे। कुल 2,55,022 पदों के लिए पंचायत चुनाव होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही बिहार में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुकी है, जिसके चलते अब किसी भी नई योजना की शुरुआत नहीं हो सकेगी, जबकि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। प्रत्याशी बुधवार से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल कर सकेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। नालंदा के राजगीर अनुमंडल के पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टरों का रिहर्सल परेड आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अपर पुलिस महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन शामिल हुए। उन्होंने परेड की सलामी ली। 2018 बैच के कुल 1600 सब इंस्पेक्टर एक साथ पासिंग आउट परेड करने वाले हैं। इनमें 615 महिला सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। कंपनी नंबर 5 का प्रतिनिधित्व। अभी हम मौजूद है नालंदा जिले के पुलिस अकादमी राजगीर में, जहां आप देख सकते हैं कि वही पुलिस अकादमी राजगीर है, जहां पर कल एक गौरवशाली क्षण देखने को मिल सकता है। यहां पर जब कल 1600 सब इंस्पेक्टर यहां से ट्रेनिंग लेकर जिले राज्यों में जाकर अपनी सेवा देंगे और यहां पर कुल बता दें कि कुल 1600 कल सब इंस्पेक्टर पासिंग आउट में भाग लेंगे, जिसमें 615 महिला सब इंस्पेक्टर हैं जो भाग लेंगे। इसी परेड ग्राउंड में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन है और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यहाँ पर पहुँचकर लोगों को कुछ सब इंस्पेक्टर को सम्मानित भी करने का काम करेंगे जो बेहतर प्रदर्शन किए, क्योंकि यहाँ पर घुड़सवारी, डॉग समेत कई ऐसे प्रशिक्षण हैं जो सभी तरह का यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और यहाँ पर से पूर्व में भी कई सब इंस्पेक्टर डीएसपी को यहाँ से प्रशिक्षित कर सेवा देने के लिए राज्यों में भेज चुके हैं और फिर से कल 1600 का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हालांकि लगातार कल से जो रुक रुक कर बारिश हो रही है उसमें व्यवधान भी पहुंच रही है, तैयारी में भी व्यवधान पहुंच रही है। हालांकि कल देखना है क्या स्थिति रहती है। 1994 के बाद 1600 का ये बैच एक ही जगह पर इसने ट्रेनिंग की और इसमें इतने महिलाएं थी, 615 महिला लगभग 35%। और उन महिलाओं ने एक बार ये नहीं कहा कि हम महिलाएं, चाहे वो क्रॉस कंट्री हो जिसमें महिलाएं दौड़ी, बहुत अच्छा दौड़ी, चाहे वो शायद 48 मिनट में नंबर 1 आई, चाहे वो ड्रिल में हो, आपके सामने ड्रिल का वो है, चाहे वो फायरिंग में हो। एक राठौड़ करके एक महिला आई मेरे पास, कहती थी कि मैं सबसे बढ़िया फायरर थी, मुझे खुशी हुई उसको देख के। हर एक चीज में आप लोगों ने कंधे से कंधे मिलाया है और ये जो बिहार पुलिस की महिला सशक्तिकरण की बात है, आप लोगों ने उसका नमूना पेश किया है। क्या आप क्या काम करा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हम लोग साउंड का काम करवा रहे हैं। पानी पड़ रहा है तब पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कल नीतीश जी का कार्यक्रम है और हमारे पुलिस लोग का कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। बारिश हो रही तब पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कल से तो लगातार बारिश हो रही है। एकदम सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कार्यक्रम सफल हो। मतलब कार्यक्रम सफल होने के लिए एकदम। क्या नाम आपका? मेरा नाम आजम हुआ सर। तो देख सकते हैं इनका साफ कहना है कि कल से रुक रुक कर जो लगातार बारिश हो रही है, काफ़ी व्यवधान हो रही है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम जोर तोड़ से लगे हुए हैं और पूर्ण तरह से तैयारी करने में जुटे हुए हैं। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। भागलपुर में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम डकैती करके पुलिस को चुनौती दे दी है। मामला तिलका मांझी थाना क्षेत्र के उमाशंकर कंपाउंड का है, जहां हथियारबंद 5 बदमाशों ने मंगलवार की शाम विनीत टेक्सटाइल के मालिक के घर चोरी की। डकैतों ने विनीत टेक्सटाइल के मालिक शंभू टिबड़ेवाल के घर धावा बोला और उनकी पत्नी रेणु देवी को बंधक बनाकर आधे घंटे तक लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने रेणु के हाथ पैर बांधकर मुंह पर टीप लगा दिया ताकि महिला शोर न मचा पाए। डकैतों ने घर से लाखों रुपए की डकैती की और ये पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई और इसी के आधार पर पुलिस अब छानबीन कर रही है।
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति लाने और अफगानिस्तान से भारतीयों को देश लाने पर पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लोग खुद को सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और ख़ास करके पुरी जी को कि जिस प्रकार से सम्मानपूर्वक उस पवित्र ग्रंथ को भारत में स्थान और जगह मिलेगा, और हमको उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सिखों की ये सम्मान के प्रतीक को सम्मान दिया, सुरक्षित लाने का काम किया है, देश भर के सिख समुदाय के लोग आज अपने आप को सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम हिंदुस्तान की सरकार, केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे गुरु ग्रंथ साहब, जो जीवित स्वरूप, जीवित गुरु का दर्जा दिया गया है हमारे गुरु ग्रंथ साहब को, और उनको सम्मानपूर्वक यहाँ हिंदुस्तान में लाने का काम किया है, जिसमें पुरी जी और पूरे केंद्र सरकार ने सहयोग दिया, खासकर मोदी जी ने। इसके लिए हम तहे दिल से पटना साहिब की जनता, पटना साहिब के मेंबर होते हुए पूरे बिहार की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और उनके मान सम्मान के लिए हम नितिन जी को सिरोपॉव दिया है ताकि ये मोदी जी तक पहुंच सके और उनका शुक्रिया अदा कर सके। गुरु ग्रंथ साहिब को सुरक्षित भारत लाए जाने पर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों और सिख संगठनों ने अफगानिस्तान में बसे सिख संगठनों के प्रति अपना आभार प्रकट किया। सिख समाज का कहना है कि सिख संगठनों ने जिस समझदारी के साथ गुरु ग्रंथ साहिब को वापस भारत लाया, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। अफगानिस्तान में स्थिति में सुधार होते ही सिख दोबारा अफगानिस्तान जाएंगे और अपने धर्म स्थान की रक्षा करेंगे। वहीं अफगानिस्तान में बसे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाए जाने पर सिख संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया है। मैं उन 3 सिखों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, और उनका चरण स्पर्श करते हुए मैं वंदना करना चाहता हूं कि जो गुरु को उन्होंने इस तरह से जो अभी हिंदुस्तान लाने का काम किया है, और जो लोग जिस तरह से भयभीत हैं और जिस तरह से लोग वहाँ से जान बचा के भागना चाहते हैं, लोग अपने परिवार के सुरक्षित पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन वो धन्य है सिख है। इसलिए इन्होंने समझदारी से काम लिया है कि गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप जो भारत लाए गए हैं, और अभी भी सिखों के बीच में जज्बा है, ये अभी भी वहाँ जाएंगे और बसेंगे और रहेंगे और अपने धर्म स्थानों की रक्षा करेंगे। सिख वापस फिर जाएंगे और अपने स्थान पर फिर जाके सेवा संभाल, अपने गुरुओं के स्थान की सेवा संभाल जरूर करेंगे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।